प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने मेरिटोरियस टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग 10वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्यों, रसायन शास्त्र के प्रथम पाठ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्यों के बारे में, जो कि प्रथम पाठ है रासायनिक अभिक्रिया, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, जो कि प्रथम पाठ का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो सबसे पहले यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दैनिक जीवन में घटने वाली विभिन्न, जो हम लोग रोज देखते हैं, जो दैनिक जीवन में घटित होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम उदाहरण के लिए यदि आपको कह दे कि भात बनाना है, क्या बनाना है? भात। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? चावल लेते हैं, पानी लेते हैं और गर्म करने के बाद जब गर्म किया जाता है तो कुछ समय के उपरांत हमें भात बना हुआ मिल जाता है। हो क्या रहा है कि चावल, पानी और जब इसको गर्म किया गया कुछ देर तक, तब हमें भात की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यदि आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं? चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती ले करके एक बर्तन में रख करके उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद चाय बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चावल हमने लिया, पानी लिया और जब उसको कुछ देर तक गर्म किए तब क्या हुआ? भात बना। अब कहिएगा सर आप रासायनिक अभिक्रिया बता रहे हैं या चावल पानी, क्या यह रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है, देखना है कि यहाँ पे सिर्फ समझना है। हमने तो लिखा कि चावल, पानी आपको भात बनाना सिखा दिए, लेकिन ये जो है रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो छोटी छोटी बातें होती है उसको समझाने के लिए ये हमें लिखना जरूरी था। या जो चाय का उदाहरण हमने आपको बताया, तो हो क्या रहा है सो देखिए। चावल ये भी एक पदार्थ है, पानी ये भी पदार्थ है। अब हुआ क्या? एक नया पदार्थ बन गया। समझना है कि चावल पदार्थ, ये भी पदार्थ, और बना क्या? एक नया पदार्थ। चावल देखने में आप चावल तो देखे होंगे, पानी भी देखे हैं, दोनों को देखिए, कंपैरिजन कीजिए और जो बना है नया उत्पाद, जो बना है, जो नया पदार्थ बना है, उसको देखिए। एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जिसका गुण ये दोनों जो है चावल और पानी के गुणों से क्या हो जाता है? बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दो, या यहाँ पे तो दो ही है, और चाय वाला में हमने आपको बताया कि चाय पत्ती ले लेना है, दूध ले लेना है, पानी लेना है और चीनी, और जब उसको गर्म कीजिएगा तब आपको चाय। तो वहाँ तो दो से अधिक हो गया। तो इससे परिभाषा कैसे निकलेगी सो देखिए। तो हमने आपको चावल, पानी और इसको जब गर्म कर दिया तो भात बन गया। तो यहाँ हो क्या रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर रही है। अब कहिएगा कर रही है कि कराई जा रही है? तो कराई जा रही है। आप बर्तन में रखते हैं तो आप कराते हैं। तो परस्पर जब संयोग कर रहा है, जब उसको गर्म किया जा रहा है तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। हमने आपको क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जब संयोग करता है, दोनों ने संयोग किया, तो परस्पर संयोग करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लेना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो हो गई दैनिक जीवन से। अब समीकरण के द्वारा हम कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो जैसे में देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये हमारा ऑक्सीजन है।
जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो आप लोग जानते हैं कि क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया, अब कहिएगा ये दो दो क्या आप लिख रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ये दो हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे दो क्यों लिखा है। अब कहिएगा जल का सूत्र तो H2O होता है, ये 2 कहाँ से आ गया, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दो क्यों लिखा गया है। सिर्फ अभी समझना है कि हाइड्रोजन जो कि गैस है, ज्वलनशील गैस है, भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। ऑक्सीजन ये तो प्राणवायु है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि हम प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये क्या करता है, इसको सहायता करता है जलाने में। तो जब दोनों अभिक्रिया करता है, इसका गुण देखिए, ये भी गैस है ये भी गैस है, लेकिन दोनों का गुण क्या है, एक हानिकारक है ज्वलनशील है और एक जलने में सहायता करने वाला है। दोनों का गुण भिन्न है, लेकिन जब दोनों परस्पर अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, जल। जल ही क्या होता है, जीवन होता है। तो देखिए दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, विपरीत गुण वाला है, और बना एक नया पदार्थ जो बन रहा है, एक नया पदार्थ जो बन रहा है उसका गुण भी क्या हो गया, दोनों से भिन्न हो गया। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और क्या बना लिया, जल। तो हमने अभी आपको क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा में बताया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये हाइड्रोजन, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, तो जो संयोग करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अभिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक या प्रतिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक या प्रतिकारक। आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परस्पर संयोग किया तो अभिक्रिया में जो भाग लिया, कौन कौन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया तो ये अभिकारक या इसका दूसरा नाम प्रतिकारक है। और जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि अभिकारक जो है वह किस ओर लिखा जाता है, तो आपको हर हमेशा ध्यान देना है कि अभिकारक जो होगा वह समीकरण के, अब कहिएगा समीकरण क्या होता है, तो समीकरण भी थोड़ी देर बाद हम आपको बताते हैं कि समीकरण होता क्या है। सीधा यहाँ पे समझना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यह जो है दोनों अभिकारक है और अभिकारकों की अभिक्रिया को किस ओर लिखा जाता है, तो LHS की ओर। अब LHS क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं ओर जो आप लोग कहते हैं उसको। और प्रतिफल चाहे 1 2 3 4 जो भी प्रतिफल बने वह हर हमेशा RHS की ओर लिखा जाता है। कहने का मतलब राइट हैंड साइड, दाईं ओर लिखा जाता है। जो प्रतिफल बनेगा वह हर हमेशा दाईं ओर लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। जैसे भी यहाँ पे देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो ये CO2 बना लेता है, तो ये जो अभिक्रिया में भाग लिया वो क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। जो अभिक्रिया में कहीं भी हर हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना कि LHS की ओर जो होगा वह हर हमेशा अभिकारक होगा और जो RHS की ओर होगा वह आपका क्या होगा, प्रतिफल। तो ये तो छोटा सा अभिक्रिया है, इसमें तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाए तो ये बना लेगा सिल्वर क्लोराइड, अब प्लस में NaNO3। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यह
सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि इसमें अभिकारक कौन है, तो हमने आपको बताया कुछ भी हो जाए, आपको ध्यान जो केंद्रित करना है, याद क्या रखना है कि अभिकारक हर हमेशा LHS की ओर ही लिखा जाएगा। प्रतिकारक जो होगा वह हर हमेशा किस ओर लिखा जाएगा, अभिकारक LHS की ओर, बाईं ओर, और जो प्रतिफल होगा वह हर हमेशा आपको RHS की ओर लिखा जाएगा। आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हमने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषता होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें गैस निकलता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, कैसे समझेंगे गैस निकल रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाता है समझिएगा। जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, जब जस्ता की अभिक्रिया, इसका नाम जस्ता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया जब जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो यह ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना लेता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, विलयन से निकल जाता है। हाइड्रोजन गैस विलयन से निकलता है। अब यहां पे समझना है कि गैस की उत्पत्ति हम किसी भी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में कैसे समझेंगे कि गैस निकल रहा है, तो इसको समझने के लिए यदि समीकरण के या अभिक्रिया के दाईं ओर किसी भी तत्व में अगर आपको तीर का निशान जब ऊपर की ओर लिखा हुआ मिल जाए तो वह क्या होता है, गैस होता है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उस अभिक्रिया में कोई गैस बन रहा है। कब, जब तीर का निशान ऊपर की ओर हो तब क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगी। आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी विशेषता होती है अवक्षेप। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप जो होता है एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के संपन्न होने, मतलब जब अभिक्रिया हो जाती है तो यह ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि गैस यदि समीकरण के दाईं ओर या अभिक्रिया के दाईं ओर तीर का निशान ऊपर है तो हम समझ गए गैस, तो अवक्षेप बनने की जानकारी भी दी जा सकती है। तो हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। देखना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट Ag जो होता है वह चांदी का होता है, जिसका अंग्रेजी सिल्वर है। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड से, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यह जो है सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब सवाल उठता है कि अवक्षेप हम कैसे समझेंगे कि अवक्षेप इस अभिक्रिया में बन रहा है, तो होता क्या है सो देखिए। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करा दी जाती है तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है विलयन से पृथक हो जाता है। यहाँ पे हमने तीर का निशान क्या किया है, नीचे। गैस बनने की जानकारी तीर का निशान ऊपर, और अवक्षेप बनने की जानकारी तीर का निशान नीचे। तो जब कभी तीर का निशान आपको अभिक्रिया के दाईं ओर यदि तीर का निशान आपको दाईं ओर लिखा हुआ नीचे की ओर मिले तब समझ जाइए कि वही क्या है, अवक्षेप है। आपका क्या है, अवक्षेप है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, पहला गैस बनने की जानकारी तीर का निशान ऊपर, अवक्षेप बनने का जानकारी तीर का निशान नीचे। अब आगे देखते हैं हम लोग अगली विशेषता क्या है, तो ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन,
तो ताप में परिवर्तन में क्या होता है, सो देखिए कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके संपन्न होने के बाद या पहले, अब कहिएगा बाद और पहले, जब तक तो अभिक्रिया नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, बात भी सही है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके संपन्न होने के बाद ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हम लोग एक दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं अपमार्जक, जिसको सरफ भी बोला जाता है, उसका किताबी भाषा में हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। यदि हाथ पे लेकर के थोड़ा सा पानी उस पर डाल दिया जाए तो देखिए गर्माहट महसूस होती है। क्या महसूस होती है, गर्माहट। आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ पानी के साथ इसने प्रतिक्रिया किया और गर्माहट पैदा हो गई, तो क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हो गया। और कुछ ऐसे भी, जैसे नेफ्थलीन ले लीजिए या नौसादर ले लीजिए या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसको जब हाथ पे रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, जिससे आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। और ताप में परिवर्तन होगा तो या तो ताप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन भी देखा जाता है। अब ताप में परिवर्तन में एक दो मुख्य बातें होती है, उसको समझना है। मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, उदाहरण लेते हैं, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये क्या बना लेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब जलाइएगा तो आपको तो ऊष्मा मिलेगी ही मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। आप कहिएगा क्या सर, हम तो जानते हैं कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा तो निकलती ही है। अब इसमें विशेष बात क्या है, तो विशेष बात है ये हमने क्या लिख दिया इधर, ऊष्मा। और जब कभी अभिक्रिया के दाईं ओर RHS की ओर जब ऊष्मा लिखा रहे तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। कब, जब रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर ऊष्मा लिखा हुआ हो तो आपको समझ लेना है कि वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो आप परिभाषा इसका आप निकाल सकते हैं कि जब कभी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद यदि ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ये तो आसानी है कि कार्बन को हम जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलेगा तो उसको ऊष्मा छेपी कह देंगे। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि जब हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो CO2 और ऊष्मा निकला तो इसको ऊष्मा छेपी कह दिए। इसको हमने क्या कह दिया, ऊष्मा छेपी। जब इधर समीकरण के दाईं ओर जब ऊष्मा निकला तो हम इसको ऊष्मा छेपी कह दिए। लेकिन जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यह तब तक अभिक्रिया नहीं करता है जब तक इधर इसे ऊष्मा दिया नहीं जाए। तो जब निकले तब ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। और जब अभिक्रिया को कराने के लिए, मतलब दोनों के बीच जब प्रतिक्रिया कराने के लिए जब ऊष्मा बाहर से दी जाए तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऊष्मा छेपी किसे कहेंगे, तो जब वैसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति हो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा दिया जाए तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर अगला विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए कि अवस्था में परिवर्तन का अर्थ हुआ कि कोई ठोस है और यह परिवर्तित होकर के या तो द्रव में बदल गया होगा या गैस में बदल गया होगा। तो यदि आप लोग
कहीं घर की पोताई का काम देखे होंगे तो उसमें क्या किया जाता है, बाजार से चूना मंगाया जाता है और उसको नाद में रख करके पानी के साथ मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, चूना जो होता है, चूना का सूत्र होता है CaO, जिसको कली चूना बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब यह जल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो यह बना लेता है भाखड़ा चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बिन बुझा चूना और ये बुझा चूना। अवस्था में परिवर्तन में क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को, कहने का मतलब चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो यह बुझा चूना बन गया। तो अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। उसके बाद एक और विशेषता हम लोग देखते हैं, लास्ट विशेषता, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन में क्या हो, कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। तो रंग में परिवर्तन को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यदि हमें, ये हमारा जस्ता है, ठीक है, और जब इसकी अभिक्रिया, मान लीजिए कि हमारा क्या है, जस्ता है, और इसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो यह ZnSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लेता है। और हाइड्रोजन गैस, हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि गैस बनने की जानकारी तीर का निशान ऊपर दे करके किया जाता है। अब इसका रंग क्या होता है, सो देखिए, जस्ता का रंग परिवर्तित होकर के जिंक सल्फेट या श्वेत रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, श्वेत। अब नॉर्मल रूप में, दैनिक रूप जीवन में हम कैसे समझेंगे रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा जो है, आप हल्दी का टुकड़ा ले लीजिए और उसको पानी में रख करके कुछ देर गर्म कीजिए। तो क्या होता है कि वह गर्म करने के बाद पीला रंग का हो जाता है। पानी जो है कैसा, किस रंग का हो जाता है, पीला रंग का। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं। कल अगली क्लास में हम लोग इससे आगे रासायनिक समीकरण जो है उससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।